गाइस, मैं स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए 4 चैप्टर का स्टार्टिंग से लेके आया पॉलिटिकल क्लास 12th का 4 चैप्टर फर्स्ट बुक जो है समकालीन विश्व में सुरक्षा। ठीक है दोस्तों, चैनल में नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर देना। और मेरे वीडियोज़ में आपको पता है, इस चैनल में जो मैं बताऊंगा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, शॉर्ट में हो, क्योंकि आप लोग भी बिजी पर्सन हो, है ना, आपके पास भी टाइम नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा कम कोशिश करूँगा, ज़्यादा टाइम वाला वीडियो ना हो। ठीक है, इसलिए मैं हेडिंग वाइज एक्सप्लेन करूँगा क्वेश्चन को। हेडिंग लिख दिया हूँ, एक्सप्लेन करूँगा, तो कॉपी पेन साथ साथ लिख के चलना, क्योंकि ईजी वे में बताऊँगा जो आपको कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, ट्राई कर लेना, ईयरफोन लगा के सुनना, जो हेडिंग ये आप नोट डाउन कर लो और एक्सप्लेन कर लेना जो मैं बोलूँगा आसान भाषा में। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। क्लियर है? स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहला हमारा चैप्टर जो 4 है, सत्ता के नए केंद्र। इसका मतलब समझना, सत्ता के नए केंद्र। सत्ता मतलब सोचते हो पावर, क्या होता है पावर, सत्ता मतलब पावर। नए केंद्र, नए वैकल्पिक, वैकल्पिक मतलब बहुत सारे। पहले देखो, सत्ता का ना एक ही केंद्र था। 1991 में 1991 में आपने वो पढ़ा दूसरा चैप्टर, दो ध्रुवता का अंत। तो दो ध्रुवता का अंत आपने देखा उसमें कि 1991 के बाद एक महाशक्ति रह गई। उससे पहले 2 महाशक्ति थी, अमेरिका और सोवियत संघ। लेकिन 1991 के बाद एक महाशक्ति रह गई, अमेरिका। मतलब उस टाइम पे सत्ता किसके पास था? अमेरिका के पास। लेकिन अब 2002 और 2004-5 के बाद अब सत्ता वैकल्पिक हो गई। मतलब बहुत सारी सत्ता पावर में आ गई, बहुत सारे देश अब पावर बन चुके हैं अपने आप में। ठीक है, 1991 में तो अमेरिका था ओनली, लेकिन 2000 के बाद बहुत सारे देश अपने आप में पावर बन गए, जैसे आसियान। ठीक है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में इसी चैप्टर में, सार्क और चीन। ठीक है दोस्तों, अब भारत भी इस ओर उभर रहा है। तो ये है सत्ता के नए केंद्र। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, सत्ता के नए केंद्रों के नाम बताइए। हो जाएगा, मतलब पावर जो अभी विश्व में उभर रहे नई ताकत के रूप में। ठीक है, क्लियर है? यूरोपीय संघ भी आएंगे इसमें, यूरोपीय संघ भी आ जाएगा। ये भी एक पावर के रूप में उभर रहा है अब। मतलब अब अमेरिका एक पावर नहीं है, वो 1991 था, अब यहाँ पे बहुत सारे पावर है। मतलब विश्व अब बहुत ध्रुवीय हो गया है। 1991 में क्या था? एक ध्रुवीय है। मजा आ रहा है ना? एक ध्रुवीय मतलब एक महाशक्ति का प्रभाव था। कब? 1991 के बाद। लेकिन अब वर्तमान की बात करें तो अब विश्व बहुध्रुवीय है। बहुध्रुवीय का मतलब समझते हो? बहुध्रुवीय का मतलब है कि अब वर्ल्ड में बहुत सारे देशों का प्रभाव है। ठीक है, जैसे यूरोपीय संघ, चीन है, भारत है, आसियान है, सार्क है। क्लियर है ना? कितना आसान है। यूरोपीय संघ पे 6 नंबर का क्वेश्चन देता है, समझना। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक, अगला जो टॉपिक हमारा कहता है यूरोपीय संघ की बनने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन देता है। मतलब यूरोपीय संघ कैसे बना, क्या क्या यहाँ पे गठन हुआ। तो ये जैसा कि मैंने हेडिंग लिख दिया है, इनको एक्सप्लेन करोगे जब जाके 6 नंबर गेट कर पाओगे। क्लियर है? फर्स्ट हेडिंग, 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। ठीक है, सहयोग संगठन की स्थापना। अब इसमें लिखोगे क्या? इसमें ये लिखोगे, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। ठीक है ना, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। अब नाम से पता चल रहा है यूरोपीय आर्थिक, मतलब यूरोपीय को आर्थिक सहयोग देने के लिए, मतलब पैसे की मदद देने के लिए इस संगठन की स्थापना हुई। समझ में आया? हेडिंग का मतलब इस आपको आंसर एक्सप्लेन हो जाएगा। नाम से बस समझना, नाम समझिए ना, इसका मतलब क्या है, अपने आप ही आंसर धड़ाधड़ फेंक के मारोगे फिर। ठीक है ना? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, सहयोग मतलब मदद करना, किसमें? आर्थिक में। समझ में आया? तो इसमें क्या हुआ? मार्शल योजना, मार्शल योजना। मार्शल योजना के तहत यूरोपीय संघ के देशों को, यूरोपीय संघ में ना कई सारे देश शामिल है। ठीक है ना? जैसे सोवियत संघ में 15 देश शामिल थे ना, 15 गणराज्य सोवियत में, तो वैसे ही यूरोपीय संघ में बहुत सारे देश शामिल हैं। तो वही कहता है इन देशों को बनाने के लिए पैसों की मदद दी गई। उसके लिए यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई और मार्शल योजना के तहत, अब मार्शल योजना क्या है भाई? इसी के तहत तो पैसे की मदद दी गई देशों को, ताकि दोबारा बन सके, पुनर्निर्माण हो सके। क्योंकि जब समाजवादी विचारधारा यहाँ से सब हट गई, पूंजीवादी आई, तो सबकी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी डाउन पड़ गई थी, चरमरा गई थी। तो इस वजह से अमेरिका ने क्या किया? शॉक थेरेपी आपने पढ़ा है, चोट पहुँचाकर मलहम लगाना। तो अमेरिका ने पहले चोट पहुँचाया,
उसके बाद क्या किया, सबको पैसे की मदद देकर सबको उभार रहा है, डेवलप करवा रहा है। यही सीन इसमें हुआ। तो यूरोपीय संघ के देशों को मार्शल योजना के तहत पैसे की मदद दी गई, ठीक है, ताकि देश यहाँ पर पुनर्निर्माण कर सके। एक नंबर का ये क्वेश्चन अलग करके पूछता, मार्शल योजना क्या था? तो मार्शल योजना अमेरिका द्वारा यूरोपीय संघ के देशों को वित्तीय संकट या आर्थिक संकट से उभरने के लिए या विकास करने के लिए जो अमेरिका द्वारा पैसे की मदद दी गई, उसी को मार्शल योजना कहा गया। कितना आसान है, समझ में आया? सेकंड पॉइंट देखो, 1949 में यूरोपीय राजनीतिक परिषद का गठन या स्थापना, कुछ भी, यूरोपीय राजनीतिक परिषद, समझना, यूरोपीय राजनीतिक परिषद का मतलब है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यूरोपीय राजनीतिक परिषद मतलब इसके अंतर्गत यूरोपीय संघ के देशों में क्या हुआ, राजनीतिक मतलब देशों में राजनीतिक पावर बढ़ाई गई, शक्ति बढ़ाई गई, ठीक है। बस इससे क्या हुआ, आपसी देशों के बीच सत्ता का बंटवारा हो गया, ठीक है। अब सत्ता का बंटवारा होता है तो कोई मनमाना नहीं करता है, ठीक है ना, खत्म। 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय, अब यूरोपीय आर्थिक समुदाय ये कुछ कुछ इसकी तरह है, फर्स्ट पॉइंट की तरह, क्योंकि यहाँ पे आर्थिक सहयोग संगठन है और यहाँ पे यूरोपीय आर्थिक समुदाय है। तो मतलब यूरोपीय आर्थिक समुदाय में क्या होता है भाई, इसमें ना यूरोपीय संघ के देशों के बीच साझा बाजार और व्यापार करने के उद्देश्य से इसको तैयार किया गया, इसकी स्थापना की गई। भैया यूरोपीय संघ के देशों में ना आप बाजार तैयार करो और व्यापार करवाओ, ताकि एक देश दूसरे देश से उभरे, संबंध बने आपस में, ठीक है, बस खत्म। और लास्ट जो है 1992 में मास्ट्रिस्ट एक संधि हुई, मास्ट्रिस्ट की संधि पर क्या हुआ, हस्ताक्षर। मतलब यूरोपीय संघ में जो भी देश आ जाते हैं कि हाँ भाई हम सब एक ग्रुप में रहेंगे, संघ मतलब एक ग्रुप में शामिल रहेंगे, उसके लिए ना एक संधि प्रस्ताव तैयार किया, उस पर हस्ताक्षर किया, नाम क्या, मास्ट्रिस्ट की संधि। उस पर सभी देशों ने हस्ताक्षर किया, कब, 1992 में। और इसका परिणाम क्या निकला, यूरोपीय संघ का गठन हुआ, यूरोपीय संघ का निर्माण हो गया, बन गया ये यूरोपीय संघ, ठीक है ना। अब 2 नंबर का क्वेश्चन ये अलग करके पूछता है, देखो एक एक नंबर का बता देता हूँ, ये तो 6 नंबर का क्वेश्चन था। एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि भाई यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई, 1948 में। मार्शल योजना क्या है ये बता दोगे। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब हुआ, 1957 में। अब मास्ट्रिस्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ भाई, 1992 में। 2 नंबर का पूछता है मास्ट्रिस्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ और इसका क्या परिणाम निकला, 2 नंबर का पूछता है। तो कब हुआ, 1992 में इस सब पर हस्ताक्षर हुआ और इसका परिणाम क्या निकला, साइन होने पर भाई यूरोपीय संघ बन गया, तैयार बन, ठीक है, तैयार हो गया, ये खत्म। आगे सुनना, अब कहता है कि भाई मास्ट्रिस्ट की संधि का विरोध किन 2 देशों ने किया, तो वह है तुम्हारा डेनमार्क और स्वीडन, क्लियर है, इन दोनों ने किया, ठीक है ना। इन लोगों ने हस्ताक्षर नहीं किया, एक तरह से नहीं माना, क्लियर है, बता दूं, आगे देखो। अब देखो यूरोपीय संघ ने ना 4 चीजों को साझा किया अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, साझा 4 चीजों को, ठीक है, क्या क्या है भाई, झंडा है, स्थापना दिवस है, ठीक है, और राष्ट्रीय गान है, मुद्रा है, ठीक है, ये 4 चीजें हैं। यूरोपीय संघ के 2 नंबर का अलग क्वेश्चन पूछता है, ओनली 2 नंबर का, देखो कि यूरोपीय संघ के देशों ने कौन से 4 चीज़ों को साझा किया आपस में, साझा मतलब एक माना है कि हमारा सबका एक ही होगा ये। तो देखो पहला झंडा, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करोगे, थोड़ा बढ़ा के लिखोगे, लाइन बना के लिखोगे, ओनली ये लिख के छोड़ दोगे तो नंबर नहीं मिल पाएगा पूरा। झंडा में क्या लिखोगे कि भाई यूरोपीय संघ के देशों ने, कुछ अलग से नहीं जोड़ना है, क्वेश्चन में से उठा के लिख दो। क्वेश्चन हमारा क्या है कि यूरोपीय संघ के देशों ने किन 4 चीज़ों को साझा किया है, मतलब एक माना है। तो देखो 4 चीज़ों को साझा किया ये कि भाई यूरोपीय संघ के देशों ने ना, सभी देशों ने अपना एक झंडा साझा किया, मतलब एक झंडा माना है। दूसरा स्थापना दिवस, भाई सबकी स्थापना दिवस एक ही है, क्या है, 1992 में बना ना, तो 1992। थर्ड राष्ट्रगान, भाई सभी देशों का राष्ट्रगान जो है वो एक ही होगा, ठीक है, हम उसका फॉलो करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। मुद्रा, यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, बताओ बताओ, यूरो, है ना, क्योंकि किसके बारे में पढ़ रहे हैं, यूरोपीय संघ, तो यूरोपीय संघ से यू से यूरोपीय, यू से यूरो, कितना इजी है। तो इसकी मुद्रा यूरो, इसकी करेंसी, तो सबकी मुद्रा एक ही होगी, गर्दा है ना फिर,
फाड़ देना फिर पेपर को। हो गया, अब ये हो गया। अब कहता भाई यूरोपीय संघ ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक व्यवस्था से बदल कर ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक रूप लेता गया, मतलब इसकी शक्ति कैसे बढ़ रही है। देखो तो यूरोपीय संघ के देशों ने ना, पहले बता दोगे भाई यूरोपीय संघ जो है वो अब काफ़ी हद तक एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करने लगा है, ठीक है। यूरोपीय संघ की सकल घरेलू उत्पाद है ना अमेरिका से बढ़ रही है, ठीक है, अमेरिका से बढ़ गई। और वो कितनी बढ़ गई, वो बढ़ गई तुम्हारी 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी जो 12,000 अरब डॉलर, कितना 12,000 अरब डॉलर इसका सकल घरेलू उत्पाद बढ़ गया, जो अमेरिका से कहीं थोड़ा सा ज़्यादा था। अमेरिका चौकन्ने हो गया, घबरा गया, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, समझ में आ गया। और भाई विश्व व्यापार में ना, विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी जो है वो पता कितना है, 3 गुना, अमेरिका की तुलना में 3 गुना। अमेरिका को पता कितना है, 15% है विश्व व्यापार में हिस्सेदारी, अमेरिका का 15% है। अब यूरोपीय संघ का कितना है, 3 गुना, तो 15 गुना 3 कितना हो गया, 45% हिस्सेदारी है इसकी। तो इस वजह से भी इसका ताकत बढ़ जाता है। और इसकी इकोनॉमी है ना इतनी ज़्यादा है, पावर इतनी ज़्यादा है कि इसका प्रभाव जो है, इसका दबदबा इसके आसपास के इलाकों पर नहीं है बल्कि दूर दराज के इलाकों पर भी है, ठीक है ना, क्लियर है। और क्या है, और है कि भाई इसके दो देश जो है वो कौन कौन सा है, फ्रांस और ब्रिटेन। फ्रांस और ब्रिटेन के पास ना स्थायी सदस्यता सुरक्षा परिषद जो यूएनओ है, छठा चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको बहुत अच्छे से। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसमें पहले का वीडियो बना रखा हूँ, यूएनओ का सारा बता रखा हूँ, ठीक है। 2 देश फ्रांस ब्रिटेन जो है ना ये यूरोपीय संघ का ही सदस्य है, ये उन्हीं में जुड़ा हुआ है। तो कहता है इन 2 देशों के पास ये तो परमाणु शक्ति भी संपन्न है, ठीक है, और ये सुरक्षा परिषद में भी स्थायी सदस्यता है। पॉकेट वीटो मतलब नहीं, सॉरी, एक तरह से वीटो की शक्ति है इनके पास, ठीक है, जो किसी भी विश्व स्तर पर आने वाले प्रस्ताव को रोक देती है। तो इससे इसकी ताकत दुगना हो जाती है। समझ में आ गया, क्लियर है, पावर बढ़ गई। और इसके पास लगभग कहता 550 परमाणु हथियार है, जिसकी वजह से दुगनी पावर और भी पावर बढ़ गई, ठीक है दोस्तों। संचार प्रणाली बहुत ज़्यादा उन्नत है। अच्छा, अब यहाँ पे कहता है कि भाई यूरो किसकी मुद्रा है, यूरोपीय संघ की मुद्रा है ना। तो इसकी मुद्रा को मानने का विरोध कौन कौन देश करता है, 2 देश है, डेनमार्क और स्वीडन। ये 1 नंबर का बहुत बार पूछा गया है। मास्टर्स की संधि पर भी हस्ताक्षर करने से मना कर रहा था, विरोध कर रहा था, और कह रहा था डेनमार्क स्वीडन की भाई हम यूरो मुद्रा को नहीं मानेंगे, हम अपना अलग रखेंगे। क्लियर है, हो जाएगा। चलो नाउ नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक क्या है भाई, अगला टॉपिक हमारा आसियान। समझना, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अगर ना समझ में आया तो भैया पैसा वापस, ठीक है। देखो आसियान, अब आसियान क्या है भाई, आसियान एक ग्रुप है, क्या है, समूह। इसका फुल फॉर्म जो है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, ये इसका फुल फॉर्म है, 1 नंबर का पूछता अलग करके, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, ये इसका फुल फॉर्म है। आसियान पता क्या है, 10 देशों का ग्रुप है, 10 देशों का समूह। समझना कौन कौन से। इसकी जो स्थापना हुई ना, इसकी स्थापना जो हुई वर्ष 1967 में हुई। कब, 1967 में। और इसकी जो स्थापना हुई वो हुई बैंकॉक घोषणा के हस्ताक्षर पर, बैंकॉक घोषणा के तहत। जैसे यूरोपीय संघ का निर्माण कौन से ही घोषणा के तहत हुआ, कौन किस पर हस्ताक्षर करके, मास्टर्स की संधि, वैसे ही आसियान की स्थापना बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके हुई। क्लियर है। अब कहता है भाई स्थापना करते समय 5 संस्थापक देश कौन से थे। संस्थापक मतलब पुराने, मतलब जब ये बन रहा था तब कितने देश थे, तब थे 5। कितने देश थे दोस्तों, 5 देश। इसका एक ट्रिक बताऊं याद करने का, मैप में पूछता है, सुन लो, STIMP,
बताऊं? देखो इसको क्या पढ़ोगे? स्टिम्प, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस। पेपर उड़ेगा नहीं उड़ेगा? बिल्कुल उड़ेगा फिर तो। ठीक है, 5 संस्थापक देश। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि भाई आसियान की स्थापना कब हुई, किस घोषणा के तहत हुई? तो भाई 1967 में हुई, बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर से हुई। ठीक है ना। संस्थापक करने वाले देशों के नाम मतलब पुराने देश 5 स्टिम्प हो जाएगा, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस। अब बाद में जो नए जुड़े नए देश, 5 नए देश जो आसियान में जुड़े, वह है तुम्हारा KL, इसका भी ट्रिक है, KLMMBV। ठीक है, ये नए हैं। तो देखो K से कंबोडिया, L से लाओस, M से म्यांमार, B से ब्रुनोई दारुसलाम। ब्रुनोई दारुसलाम एक ही है, ओनली ब्रुनोई कर दोगे तो भी दौड़ेगा। B से वियतनाम। फिर बताऊं? K से कंबोडिया, L से लाओस, M से म्यांमार, B से ब्रुनोई, V से वियतनाम। ठीक है ना, हो जाएगा। चलो हो गया भैया। अब आगे देखो, अब कहता है कि भाई आसियान के स्तंभ कितने हैं। ठीक है, आसियान के स्तंभ, ये अलग क्वेश्चन है तो इसी पार्ट का, इसलिए बता रहा हूँ स्तंभ। तो इसके ना 3 स्तंभ है। कितने हैं? 3। सुरक्षा समुदाय, आसियान सुरक्षा समुदाय। ठीक है ना, सुरक्षा समुदाय। दूसरा है आर्थिक समुदाय, और तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन देता है। आसियान के स्तंभों का वर्णन कीजिए। ठीक है ना। तो देखो आसियान के 3 स्तंभ है। पहला सुरक्षा, इनको एक्सप्लेन भी करना है, बताऊं? ध्यान से सुनना, नोट डाउन कर लेना। आसियान सुरक्षा समुदाय, इसमें पता क्या होता है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सुरक्षा, दैट मीन्स सिक्योरिटी। मतलब आसियान के 10 देशों के बीच लड़ाई झगड़े जो भी होंगे ना, वो सैनिक टकराव तक नहीं ले जाएंगे। मतलब सेना से आपस में भिड़न नहीं करवाएंगे, बातचीत से मुद्दा हल करेंगे। किन देशों के बीच? ओनली ऑन आसियान। ठीक है, और बाहरी से तो होगा फिर तो, ठीक है ना, सारे मिलके दे देंगे खर्चा पानी। सुरक्षा समुदाय हो गया। आर्थिक समुदाय, इसमें कहता है कि आसियान के देशों के बीच, ओनली आसियान, फालतू देश नहीं, आसियान देशों के बीच साझा बाजार और उत्पादन तैयार करवाएंगे। ठीक है, जिससे एक दूसरे का विकास होगा। बस खत्म। सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, आसियान के देशों के बीच, इसमें अलग से लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, यही आ जाएगा। आसियान देशों के बीच, बस ये जोड़ना शुरुआत में, जो तुम्हारा क्वेश्चन में लिखा है। आसियान देशों के बीच सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देंगे। ठीक है ना, खत्म। आगे देखो, फटाफट फटाफट। आसियान गया। अब देखना, अब जो है तुम्हारा, अच्छा 1 नंबर का पूछता है भाई आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई? किसकी? क्षेत्रीय मंच की। तो ये है ना, इसका जो है स्थापना वो है 1994 में। 1 नंबर का पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखें। आगे देखो, ये हो गया, ये हो गया। अब अच्छा एक देखना, 57 पे जो है, किताब के साथ दिखा देता हूँ तुम्हें। ठीक है ना, देखो आसियान का झंडा जो है 57 पे, ये जो झंडा देख रहे हो 57 राइट हैंड साइड, ये झंडा दिखा 57, ये जो देख रहे हो ये है आसियान का झंडा है। ठीक है, मैप में आ जाता, ये सुमा आ जाता है ये चित्र कार्टून कि भाई आसियान का जो झंडा है ना, इसमें धान की कितनी बालियां हैं? भाई धान की इसमें ना 10 बालियां हैं। और ये किन देशों की प्रतीक है? धान की 10 बालियां आसियान के 10 देशों को इंगित करती है, 10 देशों को दिखाती है। ठीक है, और ये जो वृत्त देख रहे हो, ये वृत्त जो इसमें गोला लगा रेड कलर में, ये आपस में मेल मिलाप और एकता का प्रतीक है। बस खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब कहता है कि भारत ने आसियान के किन देशों के साथ, है ना, मुक्त व्यापार का समझौता किया? तो वो है 1 नंबर का पूछता है,
सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है दोस्तों, सिंगापुर और थाईलैंड, इनके साथ क्या किया? मुक्त व्यापार का समझौता, मतलब आपस में फ्री ट्रेड होगा आसियान के ओनली 2 देशों के साथ। किसके साथ? ये। अच्छा, अब 1 नंबर का क्वेश्चन और आता है कि आसियान ने किन 2 देशों के साथ टकराव को समाप्त किया, मतलब युद्धों को रोका? तो वो देखोगे पेज नंबर 57 पे, यहाँ पे जो है ये जो देख रहे हो दिखा, तो देखो यहाँ पे है ना, आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया। किसके? कंबोडिया। कंबोडिया में युद्ध हो गया था, उसके टकराव को संभाला। और दूसरा है पूर्वी तिमोर। किसको? पूर्वी तिमोर, इसके संकट को संभाला, इनके युद्धों को समाप्त करवाया। ठीक है, ये पूछता है। अब आगे देखना, ये जो देख रहे हो दादाजी, ये दिख रहा है? ये जो दादाजी देख रहे हो तुम, ये पता कौन है? ये चित्र दे देता है और 2 नंबर का अलग करके भी पूछता है, चित्र में पूछता है, वैसे भी पूछता है कि भाई भारत ने पूरब चलो की नीति कब अपनाई? क्या? पूरब की ओर चलो, पूरब की ओर चलो, लुक ईस्ट की नीति, लुक ईस्ट पॉलिसी कब अपनाई? 1991 में। ठीक है, समझ में आ गया? और ये जो तुम्हारे हैं ये है वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, यही है क्या? चलो कमेंट में इसका जवाब देना भाई, सही है कि गलत है। ठीक है, 1991 में पूरब चलो की नीति अपनाई भारत ने, मतलब पूरब की ओर चलो, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। 2 नंबर का क्वेश्चन वो देता है कि भारत ने पूरब की ओर चलो की नीति कब अपनाई? 1991 में। इसका क्या परिणाम निकला? भाई पूरब के देशों के साथ संबंध बनना शुरू हो गया, व्यापारिक संबंध। ठीक है, नाम बता दोगे? पूरब की ओर कौन आता है? चीन है, जापान है, ठीक है, कोरिया है, हो जाएगा। बस भाई, ज़्यादा मत बताओ, आगे भी पढ़ना है ना। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे फटाफट देखो। आसियान शैली, आसियान शैली देखो क्या है? आसियान शैली, ये जो पेज नंबर 56 पे है, आसियान शैली कहता है भाई, ये जो देख रहे हो आसियान शैली, दिखा? आसियान शैली है ना, यहाँ पर 3 वर्ड है, अनौपचारिक, टकराव रहित। आसियान के देशों ने अनौपचारिक, टकराव रहित और मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं आपस में, एक तरह से मेल मिलाप आपस में बढ़ावा है। ठीक है, दुनिया में काफ़ी ना नाम कमाया है, यश कमाया है। ठीक है, कि भाई आसियान के देश मतलब आपस में ज़्यादा वो नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, एक साथ रहते हैं मेल मिलाप करके, काफ़ी नाम कमाया, यश कमाया, ऐसे वो क्या कहते हैं? आसियान शैली। चलो आगे आ जाओ, आगे देखो क्या है। हाँ भाई, आ गया एक और। अब समझना, 6 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 6 नंबर में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, तो इग्नोर तो करना ही नहीं बनता इसको। पता है क्या टॉपिक? क्वेश्चन भी यही है कि भाई चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के तरीके बताइए। क्या है? चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के तरीके, उत्थान के तरीके बताइए। मतलब चीन एक महाशक्ति कैसे बना, क्या क्या चीज़ें उसने किया, क्या क्या अपनाया, क्या क्या फॉलो किया। ठीक है दोस्तों, अर्थव्यवस्था के उत्थान के तरीके बताइए। समझ में आ गया? तो ये है, अथवा में क्वेश्चन आता है चीन एक महाशक्ति कैसे बना, स्पष्ट कीजिए क्या क्या किया। ठीक है, तो देखो क्या क्या किया उसने। सबसे पहले ना उसने खेती से पूंजी निकालकर उद्योगों में लगाई। क्या किया? खेती से पूंजी निकालकर उद्योगों में लगाया। खेती से पूंजी निकालकर उद्योगों में लगाया। ठीक है ना, उद्योगों में लगाया। कहने का मतलब खेती से पूंजी मतलब गड्ढा खोद के पूंजी पैसा नहीं निकाला उसने। चीन ने खेती करके जो पैसे आए उससे इंडस्ट्री लगाया, उद्योग लगाया, ये इसका मतलब है। समझ में आया? और देखो क्या किया, सुई से लेकर कार तक, सुई से लेकर कार तक सभी चीज़ों का निर्माण उसने अपने देश में ही किया, जिससे विदेशों से उनको कुछ मंगवाना नहीं पड़ा, आयात नहीं करना पड़ा। अब आयात कुछ नहीं करना पड़ा तो भाई इससे क्या हुआ, विदेशी मुद्रा की बचत हो गई।
विदेशी मुद्रा की क्या हुई? बचत। ठीक है ना, ये हो गया। अब आगे क्या किया उसने? 1970 के दशक में ना उसने दो बड़े नीतिगत निर्णय लिए। ठीक है, एक तो 1972 में उसने अमेरिका से संबंध बनाया। किससे? अमेरिका से। अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को ख़त्म किया। एक नंबर का तुम्हारा अभ्यास में क्वेश्चन है, देखो खाली स्थान में है कि डैश से संबंध बनाकर 1972 में चीन ने अपना आर्थिक और राजनीतिक एकांतवास खत्म किया, मतलब अकेलापन। तो किसके साथ? अमेरिका के साथ। ठीक है। 1973 में प्रधानमंत्री चौन लाई, कौन? चौन लाई, देखो उसमें होगा प्रधानमंत्री चौन लाई ने 4 चीज़ों का आधुनिकीकरण किया। ठीक है, 4 चीज़ों का आधुनिकीकरण मतलब ये देखो पेज नंबर 59, ये 4 चीज़ों का आधुनिकीकरण दिख रहा है? 4 चीज़ों का आधुनिकीकरण उस टाइम का प्रधानमंत्री चौन लाई, उद्योग, सेना, कृषि और प्रौद्योगिकी विज्ञान। ठीक है, ये 4 चीज़ों का उसने आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण का मतलब होता है मॉडर्नाइजेशन, नई नई तकनीक डाली इसमें। ठीक है, और नेता का नाम क्या है? चौन लाई। ठीक है, 2 नंबर का अलग करके क्वेश्चन पूछता है कि चीन ने 4 चीज़ों का आधुनिकीकरण कब और किसके नेतृत्व में किया। ठीक है, आगे 1978 में उसने क्या किया? 1978 में उसने खुले द्वार की नीति अपनाई। किसकी? खुले द्वार की नीति, मतलब ओपन डोर पॉलिसी। और नेता देंग शाओपिंग। ठीक है, 1978 में खुले द्वार की नीति, देंग शाओपिंग नेता। खुले द्वार क्या? तो यहाँ पर मतलब है चीन ने अपने देश के दरवाजे जो बंद कर रखा था पहले, ताकि विदेश की कंपनी ना आ सके, हमारे उद्योग चल सके, इसलिए बंद कर रखा था। लेकिन 1978 में उसने क्या किया? विदेशों की कंपनियों के लिए दरवाज़ा अपना खोल दिया, उनको इनविटेशन दिया गया, इनवाइट किया गया, भैया आप हमारे यहाँ आइए, कंपनी लगाइए और व्यापार कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? खुले द्वार की नीति मतलब अपने देश के दरवाजे दूसरे देशों की कंपनियों के लिए खोल दिया। ठीक है, समझ में आया? 2 नंबर का अलग करके पूछता है कि भाई खुले द्वार की नीति चीन ने कब अपनाई? 1978 में। आता ही आता है, मजाक में मत लेना, पेपर उठा के देख लो। और किसके नेतृत्व में? देंग शाओपिंग। आगे देखना, 1982 में खेती का निजीकरण किया। खेती का निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन किया। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है अलग करके 2 नंबर का कि भाई चीन ने खेती का निजीकरण कब किया और इसका क्या परिणाम निकला? तो भाई 1982 में किया। और खेती का निजीकरण भाई करने से ना गांव के लोग आत्मनिर्भर हुए, महिलाओं को काम मिला, रोजगार मिला। क्या मिला? भाई फसल की कटाई, बुआई करने का काम मिला, पैसे आए उनके पास, गांव आत्मनिर्भर हुआ अनाज में भी। समझ में आया ना? नेक्स्ट है 1998 में उद्योगों का निजीकरण। किसका दोस्तों? उद्योगों का। उद्योगों का निजीकरण किया मतलब इंडस्ट्री का प्राइवेटाइजेशन किया। अब इसका क्या परिणाम निकला? भाई एक से एक उत्पाद बनना शुरू, प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये भी 1 नंबर का पूछता है कि चीन ने उद्योग का निजीकरण कब किया? 1998 में। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया? भाई चीन 2001 में WTO में शामिल हुआ। किस में? WTO में। ठीक है ना? अब WTO क्या है? भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब विश्व व्यापार संगठन 2001 में शामिल हुआ। इसका क्या परिणाम निकला? 2 नंबर का ये भी अलग करके क्वेश्चन पूछता है कि भाई चीन WTO में शामिल कब हुआ? 2001 में। क्या परिणाम निकला? अब भाई देखो, किसी भी देश को विश्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए ना WTO का सदस्य बनना पड़ता है। जब तक इसका सदस्य नहीं बने तब तक व्यापार नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसका सदस्य बना और व्यापार करना देशों के साथ शुरू कर दिया। ठीक है, 2 नंबर का अलग पूछता हो जाएगा ना। अब और इसने क्या किया? सेज का निर्माण किया। किसका? सेज। सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब जो बाहरी कंपनियां आती थी उनके लिए ना एक एक अलग अलग क्षेत्र डिसाइडेड किए, आरक्षित क्षेत्र बनाए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब उनको आरक्षित क्षेत्र, अलग से आरक्षित क्षेत्र दिया। ये नहीं कि कंपनियां कोई भी आएगी कहीं भी लगा लेगी अपनी कंपनी। ठीक है, उनको खाली एरिया दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे कौन सी खाली एरिया है?
जो भारी विदेशी कंपनियों के लिए है, तो नोएडा है और गुरुग्राम है, मतलब गुड़गांव। वहाँ समझ में आया। तो वैसे ही हर देश में ना ये होते ही हैं, एरिया अलग से दे देते हैं, ये नहीं कहीं भी घुस जाओ, ठीक है ना। बस ये हो गया तुम्हारा ख़त्म। तो एक एक नंबर के 2-2 नंबर के क्वेश्चन कितने सारे हो गए, और 6 नंबर का क्वेश्चन ये बहुत बार पूछता है, और पूछेगा तो आपको ये सारा लिखना पड़ेगा, डेट वाइज, नेता वाइज और क्या क्या काम किया, तब जाके 6 नंबर गेट कर पाओगे। क्लियर है। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। लाइक सब्सक्राइब ठोको ना, फिर मज़ा आ रहा है तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में। करते वही तो नहीं करोगे तुम, है ना, कि हमसे कोई आगे ना बढ़ जाए, है ना। हाँ देखो अब आगे है 59 में, यहाँ से ये क्वेश्चन उठता है, दिख रहा है। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, देखो कि भाई चीन में आर्थिक सुधार तो हुआ है, चीन की आर्थिकी में नाटकीय सुधार तो हुआ है, लेकिन वहाँ पे सुधारों का हर किसी को लाभ नहीं मिला है। मतलब चीन में सुधार हुआ लेकिन सुधारों का लाभ हर किसी को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई? देखो क्योंकि यहाँ ना बहुत ज़्यादा मात्रा में बेरोजगारी बढ़ी है, फर्स्ट पॉइंट ही हो जाएगा, और 10 करोड़ लोग लगभग रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि विकास हो गया तो मतलब वहाँ पे कोई बेरोजगार नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, होते ही है, हर देश में होता है। और क्या हुआ, महिलाओं को रोजगार और काम करने की हालत बहुत ज़्यादा वहाँ पे ख़राब हो गई। और क्या हुआ भाई, पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा, भ्रष्टाचार बढ़ गया शासन में। समझ में आया? तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन दे देता है, हो जाएगा। अच्छा अब तुम्हारा है जो भाई चैप्टर ख़त्म भी हो गया, बड़ा जल्दी हो गया यार। अच्छा देखो करवाई देता हूँ, एक टॉपिक है, 1 से 2 टॉपिक रह गया। भारत और चीन के साथ संबंध, ध्यान दोगे? ध्यान तो देना ही पड़ेगा, इससे आसान कहीं मिलेगा तो बता देना फिर। देखो भारत और चीन का संबंध, टॉपिक क्या है? भारत और चीन का संबंध। अच्छा 1 नंबर का ना यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कब लोकप्रिय हुआ? तो वो हुआ तुम्हारा 1950 के दशक में, 1950 के दशक में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लोकप्रिय हुआ। लेकिन 1962 में 1962 में जो भारत और चाइना का युद्ध हुआ, खंजर भोंका, उससे ये रिश्ता टूट गया। समझ में आया दोस्तों? अब देखना भारत और चीन के साथ युद्ध, जो तुम्हारा ये टॉपिक है पेज नंबर 60 पे, दिख रहा है? दिख गया ना? देखो ये हिंदी चीनी का भाई भारा जो लोकप्रिय हुआ, ये तुम्हारा यहाँ पे है, दिखा? ठीक है ना? अब देखना तो यहाँ पे जो लड़ाई हुई वो तुम्हारा पहला है भारत चीन का संबंध, है ना। भारत और चीन के बीच 1962 में किन कारणों से युद्ध हुआ? किन कारणों से युद्ध हुआ? ठीक है दोस्तों, युद्ध हुआ, क्या कारण थे? क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, ये भी देता है कि 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध का कारण बताइए। हेडिंग लिख देता हूँ, ठीक है। तो तुम्हारा है 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा, चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा है तुम्हारा, हाँ भाई ये हो गया, है ना। और अक्साई चीन को लेकर है, अक्साई चीन को लेकर, ठीक है। थर्ड है अरुणाचल प्रदेश में बस्ती बसाने को लेकर, बस्ती बसाने को लेकर। समझना, ये 3 हेडिंग है जिसके वजह से लड़ाई हुई, ठीक है ना। अब समझो, देखो ये 3 हेडिंग तुम्हारे 2-2 नंबर के हैं। 1 नंबर का भी पूछता है कि भारत, देखो पहले बता देता हूँ, इन तीनों को डिफाइन कर देता हूँ। मेरा बहुत बढ़िया बनता है, ये मुझे भी पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। देखो कितना बढ़िया है ना, बढ़िया। इसलिए तो कह रहा हूँ बताने की ज़रूरत नहीं है,
देखो जैसा भी बना है समझ लो देखो ये तुम्हारा नेपाल, ठीक है, ये रहा तुम्हारा तिब्बत, ये रहा तुम्हारा चीन, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसने क्या किया भाई, चीन ने ना 1950 में, कब 1950 में चीन तिब्बत पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? तिब्बत पर कब्जा कर लिया और यहाँ पे बहुत सारे तिब्बतियों को भगाने लग गया, अपनी चीनी भाषा थोपने लग गया, अपनी संस्कृति थोपने लग गया। अब यहाँ के जो तिब्बतवासी थे वो नाराज़ हो गए, ठीक है। अब ये करे तो करे क्या भाई, चीन के शासकों ने सैनिकों को भेजा यहाँ के लोगों पर अपना संस्कृति लादने के लिए, ये लोग नहीं अपना रहे थे तिब्बत के लोग। भाई जाहिर सी बात है, कोई नहीं अपनाता अपनी संस्कृति, थोड़ी कोई भूलना चाहता है। तो चीन ने 1950 में जब तिब्बत पर कब्जा किया ना, तो बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया। भारतीय सैनिकों ने, चीन के सैनिकों ने फिर तिब्बत के लोगों को मारना पीटना चालू कर दिया, अत्याचार करना चालू कर दिया। अब हुआ क्या, यहाँ पे एक धर्मगुरु है, उस धर्मगुरु का नाम क्या है, नाम सुना होगा आपने, धर्मगुरु दलाई लामा, ठीक है। यहाँ का 1 नंबर का पूछता है, तिब्बत का धर्मगुरु का नाम दलाई लामा। दलाई लामा जब खुद परेशान हो गया तो 1959 में, कब 1959 में भारत से शरण मांगी। क्या मांगी? शरण, हेल्प मांगी, मदद की गुहार लगाई और भारत ने मदद की। और दलाई लामा लाखों शरणार्थियों के साथ, ठीक है, उसके पीछे लाखों लोग थे क्योंकि वहाँ का धर्मगुरु था, ये जो बोलता था वही लोग सुनते थे। इसके पीछे लाखों शरणार्थी आए भारत मदद मांगने के लिए। कब? 1959 में, ठीक है। भारत ने उसको शरण दी। इस वजह से चीन हो गया नाराज़ और चीन ने बोला कि ओए भारत, तुम हमारे मामलों में, निजी मामलों में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो। इस वजह से चीन हो गया नाराज़। समझ में आया? तो इस वजह से 1962 में लड़ पड़ा, एक ये कारण रहा। क्लियर है? अब दूसरा है अक्साई चीन को लेकर। जो यहाँ पे देख रहे हो, जो जम्मू कश्मीर है, इसका एक छोटा सा इलाका ना, ये अक्साई चीन है, ठीक है। ये क्या है? अक्साई चीन। कश्मीर के कुछ, जम्मू कश्मीर के कुछ टुकड़ों को ये अपने अंदर में ले लिया, बार बार इसको लेकर अक्साई चीन। इसके अंदर में जो है ना कश्मीर का भाग, उसको नाम दिया गया अक्साई चीन, ठीक है। मतलब चीन पे इसका नियंत्रण है। इसने बार बार यहाँ पे लेकर इसको लड़ाई होती रहती है, ठीक है। सीमा पर से गोलीबारी वगैरह करते रहते हैं ये लोग। तो इस वजह से भी 1962 में युद्ध का कारण बना। आगे क्या भाई, अरुणाचल प्रदेश में बस्ती बसाने को लेकर, समझना, ये जो देख रहे हो सबसे पूर्वी इलाका हमारा, ये अरुणाचल प्रदेश, ये जो देख रहे हो अरुणाचल प्रदेश है ना, ये सबसे पूर्वी इलाका। अब यहाँ पे ना एक रेखा खींची गई, जब लड़ाई हो रही थी ना, देखो यहाँ पे पता क्या करता है चाइना कहता है अरुणाचल प्रदेश को ना अपना क्षेत्र बताता है, अपनी सीमा बताता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है, ठीक है। और इस वजह से ना वो समय समय पर घुसपैठियों को, सैनिकों को भेजता रहता है, बस्तियाँ बसाता वहाँ पे अपना, ठीक है। अब भारत बार बार जब भारत नज़र गड़ाए रखता है, क्योंकि चाइना कहता है ये अरुणाचल प्रदेश मेरा है, वहाँ पे बस्ती बसाता है, घुसपैठियों को भेजता है, ठीक है, सैनिकों को भेजता है। भारत बार बार उनको खदेड़ के भगाता रहता है, ठीक है। तो जब ये लड़ाई चल रही थी ना, ऐसा कुछ हुआ बार बार, तो एक मैकमोहन नाम का आदमी था, उसने अपने नाम से ही एक रेखा खींच दी, अंग्रेज इसको सुलझाने के लिए। मैकमोहन रेखा, कौन सी रेखा? बॉर्डर लाइन, मैकमोहन बॉर्डर। किसके पास? चीन और अरुणाचल प्रदेश से जो बॉर्डर लगती है उसका नाम है मैकमोहन। इसने एक मैकमोहन रेखा खींच दी कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक ये है भारत का, चीन तुम्हारा नहीं है। लेकिन चीन इस मैकमोहन रेखा को मानने से मना करता है, हम नहीं मानते भाई, अरुणाचल प्रदेश तो मेरा इलाका है, मैं यहाँ पे बस्ती बसाऊंगा ही बसाऊंगा, ठीक है। तो इस वजह से भी 1962 में लड़ाई हुई। तीनों क्लियर है? बस दैट्स ऑल। आगे बढ़े, चलो आगे देख लो। एक एक नंबर का क्वेश्चन तो हो जाएगा। 1950 में, 1951 में शरण, 1959 में शरण मांगी, कब्जा कब किया तिब्बत में? 1950 में। तिब्बत का धार्मिक नेता का नाम दलाई लामा, ठीक। चलो आगे आ जाओ, बस हो गया ख़त्म दोस्तों। देखो घबराते बहुत है, बहुत जल्दी होती है तुम लोगों को। देखो सारे बिजी पर्सन हो, ऑफिस वाले बंदे हैं। देखो लास्ट रह गया है,
अब इसमें जो है ना कहता भारत और चीन के संबंध बताइए, भारत और चीन का संबंध 1962 के बाद का संबंध, भारत और चीन का संबंध कब, 1962 के बाद का। तो देखो हुआ क्या, 62 से लेकर 76 तक भारत और चाइना के बीच कोई संबंध नहीं हुआ, कोई संबंध नहीं रहा, क्योंकि 1962 में भारत बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हार गया। ठीक है, बुरी तरीके से हार गया क्योंकि भारत तैयारी नहीं कर रखा था, चीन ने अचानक से अटैक कर दिया। ठीक है, बहुत बुरी तरीके से हार हुई भारत की। ठीक है ना, लेकिन अब भिड़ के दिखाए, अब सीधा टक्कर देता बराबर की। ठीक है, उस टाइम पे तो उतनी हमारा देश डेवलप नहीं था, इस वजह से भारत को मात दिया। तो आगे पूछता है 4 नंबर का कि भाई 1962 के बाद का संबंध बताइए। तो कहता है यही लिखोगे कि 1976 तक ना भारत और चाइना के बीच कोई संबंध नहीं रहा। ठीक है, उसके बाद नहीं रहा, और 1970 के दशक में, 1970 के दशक में ये जो यहाँ पे देख रहे हो ये सारा ये दिख रहा है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे 70 के दशक में कहता है चीन भारत के वैचारिक मुद्दे मतलब लड़ाई झगड़े के जितने भी कारण थे उन सबको दूर रखने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, कि भाई उनको छोड़ो हटाओ, अब हम अच्छे संबंध बनाते हैं। ठीक, और उसने क्या किया आगे, विवादास्पद जितने भी मामले थे मतलब लड़ाई झगड़े के वो सबको छोड़ने के लिए तैयार हो गया। 1988 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री के रूप में, ये राजीव गांधी प्रधानमंत्री कब बने, 1985 में। ठीक है, इंदिरा की मृत्यु हो गई थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे ये बना राजीव गांधी। 1988 में इसने चीन का दौरा किया। किसका दौरा, चीन का दौरा, मतलब चीन गया ये भारत के संबंधों को चीन के साथ बेहतर बनाने के लिए, चीन के साथ संबंधों को सुधारने के लिए। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है ना, 1 नंबर का अलग करके पूछता है कि भारत और चीन के बीच संबंधों को सुधारने के लिए राजीव गांधी ने चीन का दौरा कब किया, 1988 में। ठीक है दोस्तों, आगे देखें 1999 में आगे हो जाएगा कि भारत और चीन के बीच 30% व्यापार सालाना की दर से बढ़ रहा है, साल में 10 साल। ठीक है, सालाना। ठीक है दोस्तों, 30%। और 1992 में दोनों के बीच 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। ठीक है, और 2006 में 18 अरब डॉलर का हो गया। ठीक है, बस ख़त्म। अच्छा, अब आगे इसमें ये पूछ लेता है 1 नंबर का, देखो कि भाई ये भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया, दिया हुआ लास्ट में 62 में। पहला 1974 में पोखरण में राजस्थान में, जो असफल रहा। दूसरा 1998 में जो सफल रहा, ये भी राजस्थान में किया, पोखरण में। ठीक है, अच्छा अब अभ्यास के कुछ क्वेश्चन देख लें, बोलो देखें, देखो चलो अभ्यास के क्वेश्चन तो बाकी कर ही लोगे, है ना। बाकी अगर कोई डाउट वगैरह रह गया हो या कुछ छूट गया हो, सबसे हो जाता है ना, बड़े से बड़े विद्वान बेसिक चीज़ छोड़ देते हैं। अगर कुछ रह गया हो या कुछ छूट गया हो या कुछ समझ में ना आ रहा हो इस चैप्टर में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। इसके ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखना चाहते हो, ये तो पूरा चैप्टर मैंने आपको समझा दिया, ओनली आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो मैंने वीडियो में बहुत पहले बना रखा है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, अभी 1 महीना हुआ मेरे को। ठीक है, और स्पेशली आपके लिए बना रखा है। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। चैनल में जाके वीडियोस जो भी है 12th के बना रखा हूँ वो आप देख लेना। हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट के क्वेश्चन बने हुए हैं, लेकिन आप चैप्टर ओनली समझना चाहते हो पूरा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि जब बनाओ नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, ना समझ में आया कुछ भी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इतनी खुशी मुझे आज तक। अबे रुक ये ले। इतनी खुशी